ओ महारानी, जल्दी जल्दी अपने हाथ चला। पूरा दिन क्या झाड़ू ही मारती रहेगी? घर में और भी काम है करने को। जी माँ जी, मैं जल्दी करती हूँ। तभी पायल की ननद नेहा वहाँ आती है। भाभी, अभी तक आपका साफ सफाई का काम खत्म नहीं हुआ। अच्छा, ये सब छोड़ो और मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दो, मुझे कॉलेज जाना है। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। चल झाड़ू मारकर जल्दी से खाना बना दे, सुनील भी उठने वाला होगा। पायल चुपचाप घर के काम में लग जाती है और कुछ देर बाद वो आलू के पराठे और चाय बनाती है। तभी विमला वहाँ आती है। पायल, तू जाकर नहा ले, जब तक मैं सबको खाना दे देती हूँ। पायल खुशी से नहाने चली जाती है और विमला चाय के पराठे सुनील को देती है। ले बेटा, आज मैंने तेरे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। क्या नाश्ता आपने बनाया? हाँ बेटा, वो पायल ने बोला कि मैं पूरा दिन खाली बैठी रहती हूँ तो कुछ काम कर लिया करूँ। हाँ भैया, आपके जाने के बाद भाभी पूरा दिन टीवी देखने में लगी रहती है, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनती। मुझे पायल से ये उम्मीद नहीं थी। कहाँ है पायल? नहीं बेटा, तू उससे कुछ मत बोल, कहीं उसे ऐसा न लगे कि हमने तुझे उसके बारे में कुछ बताया है। आप घबराएं नहीं, ये घर आपका है। मैं ऑफिस से आकर पायल से बात करूंगा। और सुनील नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस चला जाता है। अरे वाह माँ, आपने तो भैया को अच्छे से इसके खिलाफ भड़का दिया। अब हम उसे कितना भी सताएं, लेकिन वो इसकी एक बात नहीं सुनेगा। कुछ देर बाद पायल भी वहाँ आ जाती है। माँ जी, सुनील चले गए क्या? तो वो क्या तेरा इंतजार करते रहे कि महारानी नहाकर बाहर निकले और तेरे से परमिशन लेकर जाए? चल जा और हमारे लिए भी नाश्ता लेकर आ। पायल सभी के लिए नाश्ता लेकर आती है और खुद भी नाश्ता करने के लिए बैठने लगती है। तभी नेहा उसके नीचे से कुर्सी खिसका देती है और पायल नीचे गिर जाती है। ये क्या बदतमीजी है नेहा? इस घर में तेरी औकात नौकरानी की है और तू हमारे साथ बैठकर खाना खाएगी। वही नीचे बैठ के खा। अगर इस घर में रहना है तो जैसा हम कहती हैं वैसा ही करना पड़ेगा। बेचारी पायल पूरा दिन उन दोनों के जुल्म सहती रहती, क्योंकि उसका पति सुनील भी अपनी माँ की बातों में आ गया था और वो पायल की कोई बात नहीं सुनता था। एक शाम सुनील ऑफिस से घर आता है। माँ, कंपनी ने मेरा प्रमोशन कर दिया है और मुझे 2 महीने के लिए दूसरे शहर में जाना है। मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। अरे तू वहाँ जाके क्या करेगी? वैसे भी बस 2 महीने की तो बात है। हाँ पायल, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो माँ का ख्याल कौन रखेगा? पायल फिर कुछ नहीं बोलती। अगले दिन सुनील दूसरे शहर चला जाता है। उसी शाम जोरों से बारिश होने लगती है। माँ, आज तो बहुत अच्छा मौसम है, ऐसे में पकोड़े खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है, अभी उस महारानी से पकोड़े बनवा देती हूँ। पायल, जल्दी से हम दोनों के लिए आलू प्याज के पकोड़े बना दे। और पायल कठपुतली की तरह काम पर लग जाती है। अरे शायद पकोड़ों में नमक डालना तो मैं भूल ही गई, एक खाकर देखती हूँ। तभी किचन में विमला आ जाती है और पायल को पकोड़े खाते हुए देख लेती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें अपने जूठे पकोड़े खिलाएगी? नहीं माँ जी, वो। और विमला पायल को मारने लगती है। पायल के चिल्लाने की आवाज सुनकर नेहा भी वहां आ जाती है। अरे माँ, इसे क्यों मार रही हो? इसकी रोने की आवाज बाहर तक आ रही है। बस करो, अब कहीं ये मर ही ना जाए। ये हमें अपने जूठे पकोड़े खिलाना चाहती थी। नहीं दीदी, माँ जी को गलतफहमी हुई है। अब तू मुझे बेवकूफ बनाएगी, चल निकल जहाँ से। पायल उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाती है।
लेकिन उसकी सास उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी पायल बारिश में भीगते हुए वहां से चली जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। पायल पूरी रात वहीं बिता देती है। अगले दिन सुबह होने पर पायल को भूख लगने लगती है और वह खाने की तलाश में बाजार की ओर जाती है। पायल ठेले वाले से कुछ खाना मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक पकोड़े वाले का ठेला दिखता है और वह उसके पास जाती है। बाबा, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। पायल की हालत देखकर उसको उस पे तरस आ जाता है और वह उसे कुछ पकोड़े चटनी के साथ दे देता है। पकोड़े देख पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? पायल सारी बात उसको बताती है। बेटा, तुम इस शहर में अकेले कहाँ भटकोगी? अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ मेरी बेटी बन के रह सकती हो। और पायल उस बाबा के साथ उसके घर रहने लगती है और रोज उनके साथ पकोड़े बनाने में उनकी मदद करती है। एक दिन बाबा की तबीयत खराब हो जाती है। तब से पायल ही उनके पकोड़ों की दुकान संभालने लगती है और बाबा का इलाज भी करवाती है। बारिश के दिन लोगों की भीड़ पायल के पास उमड़ी रहती थी। देखते ही देखते पायल के बनाए पकोड़े दूर दूर तक मशहूर हो जाते हैं। 2 महीने बाद जब सुनील वापस अपने शहर आता है तो उसकी नज़र पायल पर पड़ती है और सुनील पायल के पास जाता है। पायल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पायल सुनील को देख रोने लगती है और उसे सारी बात बताती है। सुनील गुस्से में अपने घर जाता है। अरे बेटा सुनील, आ गया मेरा बेटा, बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। माँ, पायल को बोलो पानी लाने के लिए। अरे भैया, आपके जाते ही वो किसी के साथ भाग गई। नेहा की ऐसा बोलते ही सुनील उसको एक जोरदार चांटा लगाता है। शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए? अपना घर होते हुए मेरी पत्नी को कैसे कैसे अपना पेट पालना पड़ रहा है। आज मैं भी ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। बेटा बेटा, मुझे माफ कर दे, घमंड ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। हाँ भैया, मुझे माफ कर दो। तभी पायल भी अंदर आ जाती है और वे दोनों पायल से अपनी गलती की माफी मांगती हैं। पायल के कहने पर सुनील उनको माफ कर देता है और पायल अपने साथ उन बाबा को भी घर ले आती है। अब पायल ने शहर में एक बड़ी पकोड़ों की दुकान खोल ली थी, जहां अनेक प्रकार के पकोड़े मिलते थे। ऐसा मत करो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मैं जल्द ही आपके सारे पैसे चुका दूंगा। सेठ जी, आप ऐसा मत करो। इस हालत में मैं अपने परिवार को कहाँ लेकर जाऊंगा? ये सब मैं नहीं जानता, तुम लोगों को ऐसे समझ नहीं आता। आज तुम्हें छोड़ दूंगा तो कल कोई दूसरा भी ऐसे करेगा, इसलिए तुम जैसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ही जरूरी है। तभी उस औरत को तेज दर्द शुरू हो जाता है। मुझे बचाओ। रमा, रमा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अशोक की आवाज से रमा नींद से उठती है और अपने पति अशोक को उठाती है। क्या हुआ जी? कोई बुरा सपना देखा क्या? अशोक नींद से उठता है, वो इधर उधर देखता है। रमा अशोक को पानी देती है और अशोक पानी पीता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? सेठ जी के पैसे नहीं चुकाए तो ये सपना सच हो जाएगा। आप चिंता मत करो जी, भगवान सब ठीक करेंगे। चलो अभी सो जाओ। अशोक गांव में ही मेहनत मजदूरी का काम करता था। कुछ पैसे जमा करके उसने गांव में ही एक जमीन खरीदी थी, जिसमें से कुछ पैसे सेठ से उसने उधार लिए थे। वो ये सोचकर कि जमीन पर खेती करके वो पैसे चुका देगा, लेकिन वो पैसे अशोक अभी तक नहीं चुका पाया था। खेत में हुई फसल से जो पैसे मिलते हैं, उससे घर का ही खर्च निकल पाता है। ऊपर से रमा पेट से है,
कुछ पैसे उन्होंने प्रसव समय के लिए जमा किए थे, लेकिन अब सेठ ने अशोक को 2 महीने का समय दिया है। अशोक अपने खेत में खूब मेहनत करता है। इस बार अशोक ने बैंगन की फसल बोई थी। बैंगन के पौधे बहुत अच्छे उगे थे। इस बार बैंगन के पौधे बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं। लगता है इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाम का समय था। मौसम थोड़ा खराब हो रहा था। घर जाते समय थोड़ी लौकियां भी साथ ले जाता हूँ। कुल्हाड़ी भी मेरे पास है। मौसम का कुछ नहीं पता। अशोक जंगल से सूखी लकड़ियां काटता है और घर की तरफ आने लगता है। तभी वो देखता है कि एक शेर ने गाय के बच्चे को पकड़ लिया था। अशोक शेर को देखकर डर जाता है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान गाय के बच्चे पर जाता है तो उसे उस बछड़े पर दया आ जाती है। अशोक एक बड़ी सी लकड़ी निकालता है और जोर से शेर को मारता है और अपनी कुल्हाड़ी निकालता है। शेर अशोक की तरफ मुड़ता है। अशोक को कुल्हाड़ी के साथ अपनी ओर आता देख शेर भाग जाता है। अशोक देखता है तो उस गाय के बछड़े को चोट लगी थी। तुम्हें इस हालत में यहाँ नहीं छोड़ सकता। देखो टांग से कितना खून निकल रहा है। अशोक उस बछड़े को अपने साथ घर ले आता है। आ गई जी आप। ये गाय का बछड़ा कहाँ से लेकर आए हो? आज जंगल में शेर ने इस बछड़े को पकड़ लिया था। मैंने कुल्हाड़ी से उसको डराया तो भाग गया। इसको इस हालत में वहां नहीं छोड़ सकता था ना। रमा बछड़े के घाव पर हल्दी लगाती है और उसे आंगन में बांध लेती है। अभी आप भी जल्दी से ना हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। रात को मौसम और भी ज्यादा खराब हो जाता है। तेज हवाएं और बिजली चमक रही थी। सुनो जी, बाहर ना बारिश होने वाली है। चलो ना गाय के बछड़े को अंदर लेकर आ जाएं, नहीं तो वो बारिश में भीग जाएगा। अशोक जल्दी से उठता है और उस बछड़े को अपने साथ अंदर ले आता है। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है और तेज ओले भी पड़ने लगते हैं। हे भगवान, इतनी बारिश में कहीं मेरे बैंगन की फसल खराब ना हो जाए। इधर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह तक लगातार बारिश होती रही। सुबह जब अशोक खेत में जाकर देखता है तो तेज हवाओं से सारे बैंगन के पौधे टूट गए थे और वो सारे पौधे जमीन पर पड़े थे। चारों ओर पानी ही पानी था। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। अब मैं क्या करूंगा। अशोक अपने घर आता है और उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ जी, फसल ठीक है ना? सब कुछ बर्बाद हो गया रमा। इस बार सेठ हमसे हमारी जमीन और घर सब कुछ छीन लेगा। अब तो 1 ही महीना बचा है। आप चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। उस रात को जब वो दोनों सो रहे थे तभी उनके घर एक परी आती है और अपनी छड़ी से उस बछड़े के ऊपर घुमाती है और तभी वो बछड़ा एक परी में बदल जाता है। मैं कल से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। इन दुष्ट लोगों ने तुम्हें यहाँ लाकर इस खूंटे से बांध लिया है। नहीं माँ, ये लोग बहुत अच्छे हैं। इन्होंने ही मुझे बचाया है। अगर ये मेरी मदद नहीं करते तो वो शेर मुझे अपना खाना बना लेता। परी सारी बात अपनी परी माँ को बताती है। माँ, हमें भी इनकी मदद करनी चाहिए। इनकी सारी फसल बर्बाद हो गई है। उसके बाद वो दोनों परियां वहां से गायब हो जाती हैं। अगली सुबह जब अशोक उठता है तो वो देखता है कि बछड़ा बाहर नहीं था। वो दोनों उसे ढूंढते हैं। मैं खेतों की तरफ देखता हूँ, कहीं रात को वहां ना चला गया हो। अशोक अपने खेतों की तरफ जाता है जहां उसके खेतों में बैंगन की फसल लहरा रही थी और सारे पौधे बैंगनों से भरे हुए थे। अरे ये क्या, मेरा खेत तो बर्बाद हो गया था। फिर ये बैंगन, ये सब क्या हो रहा है। अशोक घर जाता है। जी, मैंने यहाँ आसपास ना सब जगह देख लिया है, वो बछड़ा कहीं नहीं है। रमा, हमारे खेत में कमाल हो गया है। जो फसल कल बर्बाद हो गई थी
आज न जाने कौन सा जादू हो गया और खेत बैंगन से भरा हुआ है। मुझे लगता है कि वो बछड़ा ही ये सब कुछ करके गया है। भगवान, ये सब कैसी माया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जी। उसके बाद अशोक बैंगन तोड़ता है और बाजार में बेचता है, जिससे उसे बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। अशोक जितने बैंगन खेत से तोड़ता, अगले दिन उतने ही बैंगन और आ जाते। कुछ ही दिनों में अशोक सेठ के सारे पैसे चुका देता है और खुशी खुशी रहने लगता है। कुछ दिनों के बाद रमा एक लड़की को जन्म देती है। अशोक वो जादुई बैंगन बेचकर अमीर हो गया था। उसके घर में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन पैसों से वो गांव के गरीब लोगों की भी मदद करता है। परियां भी अशोक की ईमानदारी और उसके अच्छे व्यवहार से बहुत खुश होती हैं।